AIQ के ऑडियो मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। अगर अतीत के पन्नों को पलटे तो हम पाते हैं कि विकास और उग्रवाद के आपसी संबंध बेहद उलझे हुए हैं। इनके आपसी संबंधों की हर परत कुछ कहानी कहती दिखाई पड़ती है कि कैसे विकास ने न सिर्फ उग्रवाद की जड़ें खोदी बल्कि इसे पोषित और प्रसारित भी किया है। कैसे उग्रवाद ने विकास को पटरी पर लौटने में बार बार अवरोध पैदा किया है, कहीं नक्सलवाद तो कहीं अलगाववाद के रूप में, कहीं माओवाद तो कहीं आतंकवाद के रूप में। बदलते समय के साथ उग्रवाद ने भारत में कई मखौटे पहने हैं, मगर इन सभी के मूल लक्षण एक से ही रहे हैं: देश और सरकार से बगावत करना। इसे बड़े पैमाने पर देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास बहुत प्रभावित हुआ है। साथ ही शासन व्यवस्था भी जटिल होती चली गई है। आज के ऑडियो मंथन में इनकी सारी जटिलताओं और पहलुओं को विस्तार से समझेंगे कि उग्रवाद के प्रसार ने विकास की गाड़ी की चाल को कैसे धीमा किया है। साथ ही यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि अंधाधुंध विकास ने कैसे उग्रवाद के प्रसार में योगदान दिया, और अंत में सरकार के प्रयासों पर बात करते हुए समाधान भी तलाशेंगे। मगर उन पहलुओं पर बात करने से पहले उग्रवाद के मूल कॉन्सेप्ट पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। असल मायने में किसी भी भावना, विचार या विषय के प्रति आक्रामक या उग्र अभिव्यक्ति या प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करना ही उग्रवाद कहलाता है। यह उग्रवाद कई बार वंचनाओं के चलते तो कई बार शासन में मौजूद खामियों के चलते भी पनपता है, मगर इसे पोषित असामाजिक तत्वों के द्वारा ही किया जाता है। आज स्थिति यह हो गई है कि विकास की कमी के बीच आम लोग अपने अधिकारों का दावा करने के लिए चरमपंथी साधनों को अपना रहे हैं, और यह तथ्य है कि अल्प विकास उन लोगों के बीच उग्रवाद और चरमपंथी विचारधाराओं के प्रसार के लिए स्थितियां पैदा करता है, जो अपने मन में घर बना लेते हैं कि सरकार द्वारा उनकी जरूरतों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ऐसी समस्या बरकरार ना रहे, इसीलिए समावेशी विकास पर जोर देना आज दुनिया भर की सरकारों की प्राथमिक नीति तो बन ही गई है। लेकिन फिर भी अमूमन राज्यों में हमेशा ऐसे समूह मौजूद रह ही जाते हैं जो खुद को अलग थलग महसूस करते हैं। ये शासन विरोधी तत्वों के साथ मिलकर उग्रवाद को पैदा करने और बढ़ने के लिए स्थितियां भी पैदा करते हैं। प्रयासों की कमी, कुशासन और वंचित समुदायों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए मौजूद प्रणाली की अक्षमता लोगों को हिंसा और उग्रवाद की ओर लेती जाती है। भारत के संदर्भ में वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद विकास और उग्रवाद के बीच के संबंध के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। यदि उग्रवाद के प्रकारों की बात की जाए तो इसके कई प्रकार होते हैं, मगर भारत में आमतौर पर इसके जो स्वरूप देखे जाते हैं उसमें नृजातीय उग्रवाद, वामपंथी उग्रवाद यानी नक्सलवाद, आतंकवाद और अलगाववाद प्रमुख है। उग्रवाद को तो हम पहले ही समझ चुके हैं। यही उग्रवाद जब वामपंथी या समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होता है तो वामपंथी उग्रवाद कहलाता है। भारत में वामपंथी उग्रवाद का ही व्यवहारिक रूप नक्सलवाद है, और यही कारण है कि भारत में वामपंथी उग्रवाद की शुरुआत पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से शुरू हुई थी, और इसीलिए यहाँ इसे नक्सल और इसकी विचारधारा को नक्सलवाद कहा जाने लगा। आज तक भारत में वामपंथी उग्रवाद इसी के बैनर तले खुद को पोषित करते हैं। दूसरा है आपका आतंकवाद। उग्रवाद में जब हिंसा, भय और आतंक के तत्व समाहित कर लिए जाते हैं तो इसे आतंकवाद कहते हैं, और जब इसे जन समर्थन हासिल हो जाए तब यह अलगाववाद कहलाने लगता है। कुल मिलाकर कहें तो सिवाय लेवल के इनके बीच कोई खास अंतर नहीं है। भारत में अब उग्रवाद और आतंकवाद शब्द एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होने लगा है। जहां तक अलगाववाद का सवाल है तो वह मुख्य रूप से केवल जम्मू और कश्मीर और नागालैंड में दिखता है, जहां आतंकवादियों को विकसित होने में वहां की जनता का व्यापक समर्थन हासिल है। लेकिन सवाल यही है कि इनके विकास में जनता ने समर्थन क्यों दिया? केंद्र और राज्य सरकारें
उग्रवादी हिंसा को कानून व्यवस्था की समस्या मानती रही है, लेकिन इसके मूल में गंभीर सामाजिक आर्थिक कारण भी रहे हैं। नक्सल उग्रवादी खुद को उन आदिवासियों और गरीबों का मसीहा मानते हैं जिनकी सरकार ने दशकों से अनदेखी की है। वे खुद को इनके अधिकारों के लिए लड़ने का दावा करते हैं। उनके लिए वे जमीन का अधिकार और संसाधनों के वितरण के संघर्ष में स्थानीय सरोकारों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित अधिकतर इलाके आदिवासी बहुल हैं और यहाँ जीवन यापन की बुनियादी सुविधाएं आज तक उपलब्ध नहीं हुई हैं। लेकिन इन इलाकों की प्राकृतिक संपदा का दोहन लगातार जारी है, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र की हो या फिर निजी क्षेत्र की। किसी कंपनी ने भी इसके दोहन में कोई कसर नहीं छोड़ी है, मगर फिर भी यहाँ के लिए ना तो सड़कें बनी, ना पीने के लिए पानी की व्यवस्था की गई। जो पानी यहाँ मौजूद था भी वे कारखानों और खनन गतिविधियों के चलते दूषित हो गया और धीरे धीरे यहाँ स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं उजागर होने लगी। ऊपर से रोजगार के अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के अभाव में यहाँ के लोग पहले से ही परेशान थे। ऐसे में उनके सामने यह समस्या उत्पन्न हो गई कि नई समस्याओं को लेकर वे जाए तो जाए कहाँ, खाए तो क्या खाए। ऐसे वक्त में उग्रवादी समूहों ने उन्हें कुछ सुविधा मुहैया कराया और उनके बीच मसीहा बनकर वो उभरने लगे। उग्रवाद के उभार के आर्थिक कारण भी रहे हैं। उग्रवादी सरकार के विकास कार्यों को चलने ही नहीं देते। वे आदिवासी क्षेत्रों का विकास होने ही नहीं देते। उनके अधिकार न मिलने का बहाना बनाकर अक्सर ही हथियार उठा लेते हैं। इससे सरकारी तंत्र उनसे आतंकित रहता है। इतना ही नहीं, उग्रवादी विकास के नाम पर वहाँ के व्यवसायियों और लोगों से वसूली करते हैं और समानांतर अदालतें चलाते हैं। प्रशासन तक पहुँच न हो पाने के कारण स्थानीय लोग नक्सलियों के अत्याचार का शिकार होते रहते हैं। ऊपर से अशिक्षा और विकास कार्यों की उपेक्षा से स्थानीय लोगों और नक्सलियों के बीच गठजोड़ मजबूत होने की मदद मिली है। ऐसा जानकार मानते हैं कि नक्सलवादियों की सफलता की बड़ी वजह उन्हें स्थानीय स्तर पर मिलने वाला समर्थन रहा है, क्योंकि उस क्षेत्र में विकास की पहुंच असामान्य रही है। इसलिए अल्पविकसित लोगों ने इन्हें ही अपना मसीहा मान लिया और आज की स्थिति ये हो गई है कि अब ये मसीहा विकास को यहाँ तक का सफर तय करने ही नहीं देते। कुल मिलाकर कहें तो इनके आपसी संबंध चक्रीय हो चुके हैं। मगर सवाल ये है कि ये संबंध चक्रीय कैसे हुआ? असल में उग्रवाद की जड़ें अल्प विकास से पोषित होती गईं और अल्प विकास ने लोगों को गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव से उभरने ही नहीं दिया। इससे लोगों के बीच सरकार और व्यवस्था को लेकर असंतोष पैदा हुआ। इस असंतोष की अभिव्यक्ति तब हुई जब ये उग्रवादियों के बहकावे में आए और आज जब ये क्षेत्र उग्रवाद से पूरी तरह से ग्रसित हो चुके हैं, तब यहाँ कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने लगी है। यहाँ मौजूद संसाधनों की लूट शुरू हो गई है। भय का माहौल कायम हो गया है। इससे भ्रष्टाचार और अपराध में वृद्धि और निवेश में कमी होने लगी है। सरकार जब भी यहाँ के लिए कुछ भौतिक विकास करने की सोची तो उग्रवादियों द्वारा हमेशा ही उसमें अड़ंगा लगाया गया। चूँकि सामाजिक विकास की कमी के चलते यहाँ के लोग भी पिछड़े रह गए हैं, लिहाजा वे अपने हित अहित समझने लायक नहीं बन सके, जिससे कि वे विकास योजनाओं का स्वागत कर सके। इस बीच ऐसा नहीं रहा कि सरकार ने उग्रवाद के नकारात्मक गठजोड़ को तोड़ने की कोशिश नहीं की। ये विकास और उग्रवाद के गठजोड़ को तोड़ने के लिए लगातार जूझ रही है। हालांकि इन इलाकों में किसी भी परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करना हमेशा से ही एक चुनौती भरा कार्य रहा है, मगर फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, सेल फोन कनेक्टिविटी, पुल, स्कूल जैसे विकास कार्यों पर काम किया जाता रहा है। उग्रवाद प्रभावित इलाकों में अब तक कई हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। सबसे अधिक नक्सल प्रभावित 30 जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि ये सभी 30 जिले अभी भी सर्वाधिक नक्सल प्रभावित है। जून 2013 में आजीविका योजना के तहत रोशनी नामक विशेष पहल की शुरुआत की गई थी, ताकि सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। लेकिन मार्च 2015 तक सिर्फ 2 राज्यों बिहार और झारखंड को ही फंड आवंटित किया जा सका।
कुछ ही साल पहले केंद्रीय मंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए समाधान नामक 8 सूत्री पहल की घोषणा की। इसके तहत नक्सलियों से लड़ने के लिए रणनीतियों और कार्य योजनाओं पर जोर दिया गया। इसके अलावा समय समय पर सभी सरकारों ने इस समस्या से निपटने के लिए कोशिशें तो की ही है, लेकिन फिर भी इस पर पूरी तरह कामयाबी नहीं मिल सकी है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि कामयाबी हासिल करने का तरीका क्या हो। तो चलिए आखिर में इसे भी जान लेते हैं। दरअसल वामपंथी उग्रवाद ने अपनी प्रकृति और उद्देश्य दोनों में महत्वपूर्ण रूप से बदलाव कर लिए हैं। किसी समय में इस समस्या की वजह को भले ही आर्थिक सामाजिक विषमता समझी जाती रही हो, मगर आज यह उससे बढ़कर हो गया है। इसे आज राजनीतिक समस्या भी समझा जाने लगा है। कुछ राज्यों के चुनावी अभियान में जिस तरह नक्सल समस्या पर राजनीतिक बयानबाजी की जाती है, वह इसी पहलू की ओर इशारा भी करता है। यही कारण है कि जानकारों की नजरों में नक्सलवाद सियासी दलों का एक चुनावी तवा है, जिस पर मौका मिलते ही राजनीतिक दल रोटी सेकना शुरू कर देते हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हमारी सरकारें लगातार संविधान की 5वीं अनुसूची को तरजीह देने से कतराती रही हैं और 5वीं अनुसूची को सही अर्थों में लागू करना जरूरी है। इस 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े मामले आते हैं। चिंता का विषय तो ये है कि आजादी के 70 साल के बाद भी अब तक अनुसूचित क्षेत्रों को प्रशासित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इससे आदिवासियों में असंतोष पनपता है और नक्सली भी इसका फायदा उठाकर आदिवासियों को गुमराह करते हैं। दरअसल 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना की बात की गई है और ये एक तरह से पंचायत व्यवस्था ही है। यहाँ आदिवासियों को अपने क्षेत्रों में प्रशासन करने का अधिकार होता है। इस काउंसिल में अधिकतम 20 सदस्य होते हैं, जिनके 3/4 सदस्य वे होते हैं जो संबंधित राज्य की विधानसभा में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसी तरह 1996 के पेसा अधिनियम, जनजाति अधिनियम और BRGF यानी बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड जैसे कार्यक्रमों को सही रूप से लागू करने की जरूरत है। BRGF पंचायती राज मंत्रालय का एक कार्यक्रम है जिसे गोवा को छोड़कर देश के 272 पहचाने गए पिछड़े जिलों में विकास की विषमता को खत्म करने के लिए ही बनाया गया है। इसके अलावा एक समस्या राज्यों के बीच तालमेल में कमी भी है। इस कमी से 2 सीमावर्ती राज्यों के बीच नक्सली घटनाओं से निपटने में बेहतर सहयोग नहीं मिल पाता है और यहाँ नक्सली घटनाओं से निपटने के लिए बेहतर सहयोग की बहुत जरूरत है। इन सब के अलावा उग्रवाद की मूल जड़ पर भी चोट लगने की जरूरत है। गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी जैसे मसलों पर जब तक युद्ध स्तर पर काम नहीं होगा, तब तक इस समस्या से निजात नहीं मिल सकता है। गरीबी, भूखमरी जैसे मुद्दों पर जोर देने का मतलब ये कतई नहीं है कि बाकी आदेशात्मक पहल छोड़ दिए जाएं। लेकिन क्या ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को उसका संवैधानिक हक मिले? समझना होगा कि हर व्यक्ति सम्मान के साथ रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों को पाने का हकदार है। लिहाजा हिंसा की घटनाओं के साथ साथ ग्रामीणों के अधिकारों और उनकी समस्याओं को भी प्रकाश में लाने की बेहद जरूरत है। इसी बीच स्थानीय लोगों को भरोसे में लेकर हथियार उठा चुके लोगों से बात करते रहना होगा और इस मसले का हल निकालने की कोशिश जारी रखनी होगी। ऐसी पहल करना हर सरकार की प्राथमिकता भी होनी चाहिए। विकास प्रक्रियाओं के बिना असंतोष, अशांति और उग्रवाद के कारणों का कभी भी अंत संभव नहीं है। यदि समय पर ही इनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा कर दिया जाता तो इन्हें बड़े लेवल पर प्रसार की गुंजाइश ही नहीं मिलती। अतः सामाजिक आर्थिक सुधार के सभी अवसरों का लाभ समय रहते ही दिया जाना चाहिए। विकास योजनाओं, संसाधनों और प्रयासों को सभी दिशाओं में समय से यात्रा करनी चाहिए और आर्थिक विकास और सामाजिक सुरक्षा के बीच संतुलन के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे कोई भी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र चहुमुखी विकास वाला क्षेत्र बन सके। विकास और सुरक्षा मिलकर ही स्थायी शांति की नींव रखते हैं। मौजूदा उग्रवाद और किसी भी रूप में इसके प्रसार को रोकने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कार्य योजनाओं को विकसित करने की भी आवश्यकता है, जिससे व्यापक राजनीतिक समर्थन और स्थानीय स्वामित्व हासिल हो सके।
ये विशिष्ट चुनौतियों और परिस्थितियों को बेअसर करेगा और विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली प्रक्रियाओं का भी मार्गदर्शन करेगा। कुल मिलाकर कहें तो सॉफ्ट पावर स्किल्स सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधाओं से उत्पन्न होने वाले कठिन संघर्षों से निपटने का सबसे अच्छा साधन है, यानी कि सबसे अच्छा समाधान है। शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सुविधा, मानवाधिकार और कानून के शासन के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ाना विकास और उग्रवाद के प्रसार के बीच के संबंधों को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। आइए अब नोट करते हैं आज के अपने सवाल को। उग्रवाद से आप क्या समझते हैं और क्या आपको लगता है कि विकास और उग्रवाद के बीच चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है? इस खेल की समाप्ति के पैमाने पर चर्चा कीजिए। तो फिलहाल आज के ऑडियो मंथन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।